क्या वाकई आपके ख्याल में ईरान की तरफ से जवाब आएगा और वो कैलकुलेटेड हो सकता है, या फिर वो जवाब उस तरह का हो सकता है इसराइल की तरह का कि जिसमें जंग अगर बढ़ती भी है या प्रेशर अगर बढ़ता भी है तो वो ईरान उसके लिए भी तैयार है? आई थिंक दोनों ऑप्शंस ईरान के लिए हैं अभी। जो दोनों ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स हैं मुल्क में, वो भी देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि कौन सी अभी डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत है ऑब्वियसली। जब अमेरिकन अटैक हुआ तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इजरायली अटैक्स के बाद जितना डोमेस्टिक प्रेशर था, अमेरिकन अटैक्स के बाद उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर है डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर के आर्मी और मिलिट्री और IRGC जो है, बसीज जो है, वो भी एक्ट करें। मगर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान को पता था इससे पहले जब अटैक हुआ था, बिफोर द अमेरिकन अटैक, ईरान को एसेंशली सब वार्निंग्स दी गई थी। वरना अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली अभी हम लोग वी वुड बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन अबाउट रेडिएशन और ये सब जो दूसरी चीज़ें जो हो सकती थी, पॉसिबिलिटीज आफ्टर न्यूक्लियर साइट बीइंग अटैक्ड। तो आई थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा था कि इससे फेस मूव हो, बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे इसराइल का बहुत प्रेशर था कि वो एक्ट करें, कि वो सॉलिडेरिटी दिखलाएं टेल अवीव के साथ, वो भी आए इस जंग में। मगर आई थिंक द फैक्ट कि उन्होंने इतनी वार्निंग दी ईरान को, इतना टाइम दिया ईरान को कि वो अपनी सब जो यूरेनियम स्टॉक पाउस टू अ सर्टेन एक्सटेंट मूव कर सके। तो ऑब्वियसली अभी तो ग्राउंड रियलिटीज समझ में आएंगी। सैटेलाइट इमेजेस अभी आ रहे हैं जो डैमेज हुआ है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का, स्पेशली अभी सैटेलाइट इमेजेस में देख ही रहा था आपके शो पे आने से पहले। तो अभी 100% समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो इंटरनल डैमेज है। बट नेवरदलेस जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में फोर्डो के पास, अभी तक तो रेडिएशन का इशू नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। आमिर राना साहब, अमेरिका की जो बराह रास्त शमूलियत है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, आपके ख्याल में ये कितनी सिग्निफिकेंट है और इसका क्या मतलब निकल सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए? सिंपल सी बात है, जिस तरह हमें मार्को रूबियो और सदर ट्रंप ने कहा था कि आपस में लड़ो, तुम लड़ते रहते हो और तय कर लो, और जब उनके SHO को मार पड़ी तो वो सुलह के लिए आ पड़े। यही बात अब ये है कि मामता जाग पड़ी इसराइल के लिए अमेरिका की, क्योंकि वो तो चलता ही उसके सिर पे है, वीटो भी वो कर देते हैं उसके लिए दुनिया की हर जगह पे जाके। अब चूंकि ये मनाजिर कभी तल अबीब में नहीं थे जो लोगों ने देखे हैं कि बॉर्डर को भी वो छोड़ना चाह रहे हो, मुल्क से भी निकलना चाह रहे हो अपने, और जो सिचुएशन हुई, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ जितना परसेप्शन ईरान के अंदर बना, दुनिया में बना। एक तो ये हुआ जो रिजीम चेंज की पहली नेतन्याहू की ख्वाहिश थी, जो उन्होंने अनाउंस की थी एटमी प्रोग्राम के साथ, वो तो अपने मुल्क के साथ ईरानी जुड़ गए। और ये हमेशा से होता है कि जब आपके वतन के ऊपर मसला आता है तो आपके हुकूमत से जितने मर्जी इख्तलाफ हो, मुल्क से तो नहीं होता। पाकिस्तान में भी किसी को किसी से भी नाराजगी हो सकती थी। जब नूर खान बेस पे मिसाइल का अटैक किया इन्होंने, तो देखा था आपने कि पाकिस्तान का झंडा लेके पूरी कौम निकल आई थी बाहर। तो ये होती हैं जंगें लड़ने का, तो वो तो काम हो गया ख़त्म कि वो रिजीम चेंज करने को कामयाब कर सकते थे। हाँ, अलबत्ता जो नुकसान उनकी मिलिट्री का हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कितना ज़्यादा हुआ वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। वहाँ बिल्डिंगों की तबाही हुई है इसराइल के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। परसेप्शन बनी है, लेकिन उस परसेप्शन को बनने के साथ ही अमेरिका कूद पड़ा। और जो हतमी नुकसान, अच्छा, अब चाहे आप ये कहें कि जी वहाँ से यूरेनियम निकल गई, लेकिन सेंट्रीफ्यूजेस थे, चीज़ें थी, तो वो तो कई साल पीछे चला गया ना आपका प्रोग्राम, जो इस लेवल पे था कि आप 6-7 दिन में एटमी बम बना सकते हैं, और इसराइल के लिए या जहाँ के लिए भी वो समझें कि ये कोई ख़तरनाक काम कर सकता है ईरान। क्योंकि एक कहानी बनाएगी, जैसे आपको पता है कि इराक के लिए भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक स्टोरी बनाई गई थी। अब नहीं पता ईरान की कितनी थी, और ईरान के ऊपर ये कई दफ़ा इसराइल प्रॉक्सी वार कर चुका है। जैसे इसराइल के मुकाबले के लिए और गल्फ के बहुत सारे ममालिक में ईरान ने अपनी प्रॉक्सी लगाई हुई थी। और एक शुक्र ये हुआ कि उन सारों का जो कुछ भी हुआ, लेकिन सऊदी अरब और बाकी ममालिक इस जंग से पहले ईरान के साथ आ गए, और ईरान के जो अली खामनाई हैं उनके साथ वो आके सऊदी वजीर दिफा भी मिले, और एक अच्छी शुरुआत हुई कि शायद कोई बेहतर मामला निकल आए। मेरे ख्याल में अब भी दोनों, आप कहें कि तीनों को एक मौका मिला है कि अमेरिका खुश है कि हमने हमला कर लिया, ईरान कह रहा है कि हमने अपना माल बचा लिया, इसराइल कहता है हमने बदला ले लिया। तो चले, जो दुनिया लगी हुई, अब रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और खुद ईरान क्या चाहता है, तो फिर बातचीत के लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा।
हाँ, अलबत्ता अच्छा, ईरान की तरफ से राइट। अगर हमले हो जाते हैं ना, जो सऊदी अरब, इराक, बाकी जगहों पे, कतर में, यूएई में इनके अड्डे मौजूद हैं अमरीकी, फिर सिचुएशन बढ़ जाएगी और एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब उसमें ये भी देखना है कि आमिर साहब, उसमें एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जहां पर है वो वहीं पर ही खत्म हो जाए, या फिर एस्केलेटरी उनकी नेचर होती है। लेकिन इसमें जाहिद साहब, आप जो है वो ये जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसको सिर्फ सिंबॉलिक हैसियत तक की जो है वो देखते हैं क्योंकि जिस अंदाज से हमले किए गए, या फिर आपको इससे बढ़कर भी जो है वो कुछ नजर आ रहा है अमेरिका की इस जंग में इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होने पर? जी देखिए, जो हेजमोनिक स्टेट्स होती हैं या जो बिग पावर्स होती हैं, रहमान साहब ये बात समझने के लिए बड़ी जरूरी है कि उनके हर एक्शन के पीछे जरा स्ट्रेटेजिक, हाई स्ट्रेटेजिक लेवल के अज़ाइम होते हैं। यू कांट क्रिएट एन इवेंट, आप किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, चाहे वॉर का हो या किसी किस्म का, जिससे वो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा सोना आने वाली बात है, वो इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी बिल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं सेंटकॉम में रहा हूँ जी फॉर 2 years, मैं वहाँ पे सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, आई नो अमेरिकन वेरी वेल। एवरी बिल विच दे स्पेंड इन द वॉर, जो वेपन इस्तेमाल करते हैं, जो एमुनिशन इस्तेमाल करते हैं, जो मिलिट्री करते हैं, उसका सीरियस पर्पस होता है जी। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है कि शामिल हो गए जी, कल फैसला किया, परसों फैसला किया। ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी होती है और लॉन्ग टर्म एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है और एग्जैक्ट इनको पता होता है कि किस मुल्क के साथ कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कैसे उसको एंगेज करना है, कॉन्टिजेंसीज बनी होती है। ये सेंटकॉम का काम ही, ये जो हमारा रीजन है, ये 20 कंट्रीज है, तो टेम्पा फ्लोरिडा में बैठे हर वक्त यही करते रहते हैं कि क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं और उस पर हमने कैसे इसको अप्लाई करना होगा, कॉन्टिजेंसी प्लान उन्होंने बनाए होते हैं। ईरान को वो देखें, वहां पे वॉर गेम ही ईरान को एज अ रेड सिंडिकेट, एनिमी सिंडिकेट के तौर पर किया जाता है। ईरान एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को अमेरिकन के खिलाफ जंगी तैयारियां करता रहता है। देखिए, बात इस तरह है कि इस रीजन में तीनों बिग पावर के इंटरेस्ट हैं जी, रशिया, चाइना और अमेरिका। रशिया ने इतना इन्वेस्ट किया, मोर देन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है लाइक इन ईरान। इधर BRI की एप्लीकेशन हुई है चाइना की, पूरे रीजन में उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो अभी अफगानिस्तान को भी ठीक करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ममालिक तो यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं थ्रू डायलॉग एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट, और थोड़ा सा लोअर डाउन करें रीजन के लोग भी और कंट्रीज भी, और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें, क्योंकि ये मेन कंपिटिटर है, एनिमी है, मेन कंपिटिटर है अमेरिका का, चाइना का। तो ये तो डायलॉग, इस तरह की बातें, डिप्लोमेसी से चीजों को। अच्छा, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। वो चाइना को एक हद से आगे इस रीजन का मास्टर नहीं बनने देना चाहता, किसी यहाँ पे कायम नहीं होने देना चाहता। नंबर 2, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं हमारे मिनरल में यहाँ पे और बिजनेसेस में, ताकि इस रीजन में उसकी कोई स्टेक्स होंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेगा और इनको चेक भी करेगा और खुद भी प्रोग्रेस करना जाएगा, कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, इंडो पैसिफिक का, क्योंकि उसका खिते में इंटरेस्ट तो है जाहिद साहब, लेकिन ये है कि रूस और चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं जाहिद साहब मुझे एक ब्रेक पर जाना है। रूस और चाइना की इन्वॉल्वमेंट पर मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछता हूँ, क्योंकि